शुरू करते हैं आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले समझेंगे अपन मतलब क्या है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। जैसे कि हम आपको अगर दो इक्वेशंस लिखे ऐसे कुछ 3x प्लस 4y माइनस और प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन अगर हम लिखे 4x प्लस 7y माइनस और प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस है ना, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पेयर यानी दो ऐसे इक्वेशंस है, ठीक है, इक्वल टू है यानी इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, ऐसे यहाँ पर भी x और y। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, और इन वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब पावर 1 है। तो ऐसे दो इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हो और उन वेरिएबल पे पावर अगर 1 हो, 1 यानी लीनियर, तो ऐसे दो इक्वेशंस को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में अपन ऐसे ही इक्वेशंस देखने वाले हैं। इसको अभी कैसे सॉल्व करना, डिफरेंट जो मेथड्स है वो सारे अपन धीरे धीरे इस चैप्टर में देखेंगे। तो अपने को समझ में तो आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलते किसको। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि अगर हम लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है और इस वेरिएबल पे अगर हम कुछ नहीं लिखे यानी पावर 1 है। ऐसे ही मान लो एक और सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए 2 लिख रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो ऐसे इक्वेशंस है जिसमें दो वेरिएबल्स है और इन वेरिएबल्स पे जो पावर है वो 1 है। तो ऐसे ही दो इक्वेशंस को अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे a1 b1 c1 है क्या, ये कुछ भी रियल नंबर्स रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का जो x के साथ है ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। वैसे इस सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ है, ठीक है, जो x के साथ है वो ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया, ठीक है। और इसको अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अब इक्वेशंस जब हमको क्वेश्चन में देगा, भले ही वो कैसे भी दे दे, हम उसको लिखेंगे इसी तरीके से। मान लो क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दे दिया 2y प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब एक और इक्वेशन मान लो ऐसा दे दिया 2x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तब देखो क्या, अच्छा दो इक्वेशंस तो है, हाँ पेयर, और दो वेरिएबल्स भी है x और y, और उन वेरिएबल्स पे x और y पे पावर 1 ही है। आपको x स्क्वायर या फिर y की पावर स्क्वायर ऐसा नहीं दिखेगा। हाँ, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो है, पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहली वाली इक्वेशन? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी भाई कुछ नंबर आए उसके साथ x आए, फिर कुछ नंबर आए उसके साथ y आए, ठीक है ना, और कुछ उसके बाद भी कुछ नंबर आए, ठीक है। तो इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं? देखो ये वाली इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो भाई पहले x वाला लिखो तो वो है 7x, फिर y वाला टर्म लिखो वो है प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये दो इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो भले क्वेश्चन में जो भी पूछे हम इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी भाई पहले x का टर्म आ जाए, फिर y का टर्म आ जाए, फिर कुछ कांस्टेंट आ जाए। ये c1 c2 है क्या, कुछ भी नंबर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 7 आया और 18 आया, ठीक है, चमक गई बात। चलो, तो हमारे समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है क्या चीज़। हाँ, दो इक्वेशंस रहे, दो वेरिएबल रहे हर एक इक्वेशन में, जैसे इसमें दो वेरिएबल्स x और y है, इसमें भी दो वेरिएबल्स x और y है, और इन वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो लीनियर रहे यानी 1 रहे। ऐसे इक्वेशंस को अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो अपन एक्चुअली में जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर हम लिखे ऐसा कुछ 3x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हाँ, बीच में माइनस प्लस कुछ भी आ सकता। हमारे को देखना है दो इक्वेशंस है, x और y है, दो वेरिएबल्स है, और उन वेरिएबल्स पे पावर 1 है, तो बल्ले बल्ले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो एक और इक्वेशन हम कुछ ऐसा लिखे 8x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बोलो क्या ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है? हाँ सर, दो इक्वेशन है, पेयर हो गया, और दो वेरिएबल है हर इक्वेशन में, तो क्या दो वेरिएबल्स हो गए, और उन वेरिएबल पे पावर भी 1 है। अच्छा चलो भाई, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। अभी जब ये पहली वाली इक्वेशन को जब आप एक्चुअली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, अब वो कैसा ड्रॉ करना आगे हम देखेंगे, पर जब इस पहली वाली इक्वेशन को आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये नथिंग बट एक लाइन आएगी, ठीक है। वैसे ही दूसरी इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये भी कुछ लाइन आएगी, ठीक है। ये भी है क्या एक्चुअली में, जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, यानी इस लाइन को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो एक्चुअली एक लाइन होगी, ठीक है। वैसे ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को भी जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो एक लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जब दो लाइन है तो इन दो लाइन क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे ये दो लाइन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइन्स देखो, पहली चीज़ या तो ये दो लाइन्स कुछ ऐसा हो जाए, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटे, ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। या फिर ये दो लाइन्स कुछ ऐसे हो जाए कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, इनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ हो सकती कि ये मिले ही नहीं, ठीक है, जुदा हो जाए, ये दो लाइन कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करे, जिसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये जो दो लाइन है, अच्छा सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ठीक है, ऐसे फॉर्म में हो उसको बोलते हैं अपन। और उसके बाद हम ये समझे कि एक्चुअली है क्या, एक लाइन ही है, ठीक है। वैसे ही दूसरी इक्वेशंस भी एक लाइन ही है। तो जब इस इक्वेशंस को, इन लाइन्स को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो इन तीन में से ही कोई एक कंडीशन होगी, या तो दो लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे, या फिर कोइंसिडेंट करेंगे यानी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, या फिर वो दो पैरेलल लाइन्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसी के बेसिस पे अपन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस। अब ये जो दो लाइंस है एक्चुअली में बिना उन लाइंस को ड्रॉ करें, ठीक है, एक्चुअल तो ग्राफिकल मेथड है वो हम देखेंगे आगे, पर बिना उन लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करें आप बोल सकते हैं कि वो लाइंस कैसे होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसा बोल सकते हैं अपन, क्या वो कंडीशन से अपन देखने वाले हैं। इसकी पहली कंडीशन ये है कि ये जो भी दो इक्वेशंस आपको देगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कंडीशन, क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, जब हम इसके x के जो कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, कोएफिशिएंट यानी जो x को लग के है उसको बोलते हैं x का कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट a2 है, वैसे y का कोएफिशिएंट यहाँ b1 है, यहाँ b2 है। अच्छा, तो जब हम a1/a2 करेंगे, कुछ नंबर्स ही तो है ये, ठीक है, a1 b1 c1 कुछ नंबर्स है, a2 b2 c2 भी कुछ नंबर्स है। तो जब हम इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे और b1/bt को भी डिवाइड करेंगे, और अगर ये रेशियो अगर नॉट इक्वल आ गया, ठीक है, हम c1/c2 का तक जाएंगे भी नहीं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि जो लाइन्स है वो कुछ ऐसे आने वाले हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ये एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन यानी देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, यहाँ दो लाइन्स है और ये पॉइंट दोनों लाइन्स पे है, तो ये एक कॉमन पॉइंट आ गया जिसको आप सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 रहेगा तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग रहेंगे, लाइन्स क्या रहेंगे, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एक ही कॉमन पॉइंट है, इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन रहता, ठीक है, आपको आएगा एक सॉल्यूशन। और इसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी बस एक ही एक है, ठीक है, उसको हटके कुछ और सॉल्यूशन है। मान लो सॉल्यूशन आया 3,2 तो बस वही सॉल्यूशन है, यूनिक है। जैसे आपके लिए कोई और यूनिक है, वैसे ही इन दो लाइंस के लिए ये सॉल्यूशन यूनिक है, ठीक है। चलो अभी देखो दूसरी कंडीशन, अगर हम करें a1/a2 वो इक्वल आ गया b1/b2 के। अगर ये नॉट इक्वल्स टू आता तो बस हम यहीं रोक देते थे, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 लाइन इंटरसेक्टिंग है बोलते थे। हाँ, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया तो हमें नेक्स्ट देखना है c1/c2, तो हम करेंगे c1/c2। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, मान लो ये इक्वल आ गया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और ये भी इक्वल्स टू c1/c2 आ गया, तो आगे भविष्यवाणी लाइंस कैसे होने वाले हैं हमें पता है, लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होने वाले हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाएगी। तब देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट कॉमन था, यानी ये पॉइंट इस पर भी था और इस पर भी था। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे भी है और ये जो बड़ी वाली लाइन है उस पर भी है। हाँ, वैसे एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, वैसे कितने पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे भाई, ये है तो एक लाइन, तो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स रहते हैं, इन्फानाइट पॉइंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इन्फानाइट कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने हो जाएंगे, इन्फानाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और ऐसे लाइंस जो एक के ऊपर एक चढ़ जाए उनको बोलेंगे अपन कोइंसिडेंट लाइंस।
ठीक है। अब देखो एक लास्ट कंडीशन है, वो है कि चलो अपन पहले देखें A1/A2 अपन देखें और वो इक्वल टू आया B1/B2 के, पर वो नॉट इक्वल्स टू आया C1/C2 के। अगर यही नॉट इक्वल्स टू आता तो हम बोल देते थे कि भाई लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, बात ख़त्म। पर अगर यहाँ पर इक्वल आ गया तो हम देखेंगे C1/C2 को भी, और यहाँ पे अगर नॉट इक्वल आ गया, पहले वाला इक्वल दूसरा वाला नॉट इक्वल, तो अब हम बोलेंगे ये लाइन्स कुछ इस तरह है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे कौन सा भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी ये दो लाइन्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते। मान लो अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लिखें, तब ये पॉइंट बस फर्स्ट लाइन पे है, ना ही सेकंड लाइन पे। और मान लो अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखें, तो अब ये वाला पॉइंट तो बस ये नीचे वाली लाइन पे है, ना कि ऊपर वाली। तो ऐसा कौन सा भी पॉइंट है ही नहीं जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसको आएगा नो सॉल्यूशन, इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। और ऐसे लाइंस को आपको मालूम हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये वो कंडीशंस है जो अपने को याद रखना है। अब हुआ क्या है कंडीशन से, देखो ये मैजिक से कम नहीं है। बिना उन लाइंस को देखे, ये जो लाइंस है दो, बिना उन लाइंस को देखे बस उसके कोएफिशिएंट्स का आप रेशियो निकाल के बता सकते कि वो लाइंस कैसे होने वाले हैं, ठीक है। जैसे किसी का कॉल आ गया और वहाँ से आवाज़ आई हेलो सर, और बिना देखे आपके मन में लड्डू फूट जाते। वो अलग बात है, बाद में मालूम होता कि वो कस्टमर केयर का कॉल था। तो ऐसे ही बिना इन लाइंस को देखे बस इस रेशियो, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को निकाल कर आप बोल सकते हैं कि लाइंस कैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस अपने को याद रखना है। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड, बेसिक, जो भी आपको 2026 रिसेंटली पूछा, इस टॉपिक के बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस, सारे मॉडल्स कवर हो वैसे क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। तो अपने को अभी याद रखना है वो ये है। अब ये A1, B1, C1 ये है क्या ABC, ये बोल तो ये बस नंबर्स है। अगर इक्वेशंस कुछ इस तरह दे दिया, मान लो 3x + 7y + 14 = 0, और एक है 2x + 3y + 6 = 0। अगर दो इक्वेशंस ऐसे दे दिया तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ये A2 है, ये B2 है और C2 है। तो हम देखेंगे A1/A2, तो देखो A1/A2, ठीक है। A1 यानी इसका x के साथ कौन है, और A2 यानी सेकंड इक्वेशन में x के साथ कौन है। और B1/B2 करेंगे B1/B2। अब बोलो क्या 3/2 और 7/3 क्या दो सेम है? नहीं, ये दो तो अलग है, इट इज़ नॉट इक्वल। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आया, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, देखो अभी तो हम बस लाइन्स लिखे, हम एक्चुअली में इसको ड्रॉ भी नहीं करें, पर हमें पता है जब हम इसको एक्चुअली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली लाइन्स कुछ इस तरह आएंगे और उसका कोई एक सोल्यूशन आएगा जिसको अपन यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इन सब में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर देते हैं, वो ये है कि जो कोइंसिडेंट लाइंस है, ये जो कोइंसिडेंट लाइंस है वो कुछ इस तरह रहते हैं। ये हो गया, देखो अभी कोइंसिडेंट लाइंस, मान लो हम एक इक्वेशन लिखे, पहली वाली इक्वेशन अगर हम कुछ इस तरह लिखे 7x 4x + 2y + 1 = 0, और एक इक्वेशन अगर हम कुछ ऐसा लिखे 8x + 4y + 2 = 0, ठीक है। तो अब आप देखना A1/A2 करो, A1/A2 यानी पहले x के साथ कौन है 4, भाई तीसरे वाली इक्वेशन में x के साथ कौन है 8, और नेक्स्ट B1/B2 यानी यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है y के साथ 4, ठीक है, y के साथ है 4। अब इसका एक करो आप, देखो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 1/2 आया, यानी ये इक्वल है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आया, अच्छा इक्वल्स टू आ गया, यानी ये तो हम अब कंडीशन नहीं देखना। अब हम C1/C2 करेंगे, यानी C1/C2 करो तो आ गया 1/2। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यानी ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है। और जब तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हो तो लाइंस कुछ इस तरह रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ सर, ये तो समझ गए हम। अभी देखो, अगर आप इन दो इक्वेशंस को गौर से देखें, जैसे क्लास में आप बार बार किसी को गौर से देखते, वैसे इन दो इक्वेशंस को अगर आप अच्छे से नोटिस करें तो ये जो सेकेंड इक्वेशन जो आई, वो इस पूरी इक्वेशंस को अगर हम इंटू 2 करेंगे तभी तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हम बोले अगर ये पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 इंटू लिख दे तो देखो 2 इंटू 4 8 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, और 2 इंटू 0 0 आ गया। तो ये इक्वेशन बनी कैसा? सेकेंड इक्वेशन पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से बनी। अरे हाँ, तो ये इक्वेशन डिपेंड हो रही पहली वाली इक्वेशन पे। तो इन कोइंसिडेंट लाइंस को हम डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं, डिपेंडेंट लाइंस, ठीक है।
ये बात चमक गई। हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस यानी इसमें कौन सी भी दूसरी इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन पे डिपेंड हो रही, यानी इस इक्वेशन को किसी पर मल्टीप्लाई करने पे दूसरी वाली इक्वेशन आती, तो इसलिए इन दो इक्वेशंस को कोइंसिडेंट लाइंस जो है उन इक्वेशंस को अपन डिपेंडेंट इक्वेशंस बोलते हैं, डिपेंडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक आखिरी चीज़ समझ जाइए जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाता। जो भी लाइंस का सॉल्यूशन है, भले एक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो, अगर सॉल्यूशन है तो ऐसे लाइंस को अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, हाँ इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है। कोइंसिडेंट लाइंस, हाँ इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है पर सॉल्यूशन तो है, हाँ तो इसको भी अपन बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। अच्छा, और जिसका सॉल्यूशन ना हो, जिसका नो सॉल्यूशन हो, उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये दो कंसिस्टेंट है क्योंकि इनका सॉल्यूशन है, और ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मालूम रहना था। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलो।